नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, स्वागत है खर्चा पानी में। धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आपका भी स्वागत है और एक खबरों के लिहाज से बेहद सक्रिय दिन के बीच आज का संस्करण। बहुत ज़्यादा आज तो मतलब न्यूज़ रूम मोदी के कैबिनेट का एक्सपेंशन देख रहे हैं। साथ में दिलीप कुमार की मृत्यु हो गई है, तो उस पर तमाम चीज़ें, स्टोरीज़ आ जा रही हैं जी। और हम भी उन चीज़ों के आस-पास बातचीत करेंगे। अ, सबसे पहले लेकिन कल से आगे चलेंगे। जो कल हमने ओपेक देशों की जो बैठक है, उसमें जो झगड़ा हुआ है, हम उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसकी कर्जदारी पे बातचीत करेंगे और आखिर में कैबिनेट एक्सपेंशन को हम थोड़ा-सा इकोनॉमिकली और थोड़ा-सा गवर्नेंस के लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंशुमान जी, ओपेक, सऊदी और यूएई का झगड़ा हो रहा है ओपेक में, कल हमने देखा। अब आज जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, कई सारी रिपोर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि ओपेक झगड़ा, सऊदी और यूएई में जो ओ ओपेक झगड़ा चल रहा है, ओपेक में झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा अगर चलता रहा, तो कई देशों की इकोनॉमिक रिकवरी जो है, वो बैक ट्रैक पे जा सकती है, इंक्लूडिंग ओपेक कंट्रीज। जो उनके खरीदार हैं, जो उनके ग्राहक हैं, वो तो परेशान होंगे ही, वो ही होंगे। अब झगड़ा क्या है, इसके लिए आप लोग कल का एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है अंशुमान जी, इस झगड़े को खत्म कौन करेगा? सऊदी अरब हैज अ उसके उसके हाथ बड़े हैं, लेकिन यूएई के पास पावर है, तो तमाम चीजों, तमाम मोर्चों पे अपनी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं वो लोग। कहाँ जाकर ये सब टिकेगा और अंजाम क्या हो सकता है बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा? अंशुमान जी। सिद्धांत, हाँ, भारत की अगर मैं कैबिनेट रिशफल की या परिवर्तन की खबर को को अगर छोड़ दें भारत के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है और दिलीप कुमार का के देहावसान को, तो दुनिया की सुर्खियों में, दुनिया के कूटनीतिक हलकों में, बाजारों में ओपेक देशों के झगड़े से बड़ी कोई खबर नहीं है। और उसकी बड़ी वजहें हैं, क्योंकि ये झगड़ा केवल उत्पादन बढ़ाने का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सारे और कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल आयाम हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल के झगड़े के बाद कच्चे तेल की कीमत $75 के आसपास से ऊपर जाकर टिक चुकी है और वहां से नीचे आने को तैयार नहीं है। अगर आप अमेरिका के हिसाब से देखें कि जो ओपेक का हिस्सा नहीं है और जो अब एक्सपोर्टर हो चुका है, वहां अगर क्रूड के नाइमेक्स के फ्यूचर के प्राइस देखें तो ऐसा लगता है कि ये कीमतें लंबे समय तक ऊपर बनी रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगी। अब ये इस झगड़े में 3-4 बड़े आयाम हैं, जो दिलचस्प चीजें हमको हमारे पास कल से आज तक निकल कर आई आई हैं, वो जानना जरूरी है। और भारत इसमें कहां पोजीशन होता है। पहली चीज तो ये कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का ये झगड़ा पिछले भी हुआ था और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें सीधी दखल के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश की थी। अमेरिका फिलहाल अभी अपने आप को इस लड़ाई में सीधे उतरने के लिए सीधे इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं है। हो इसलिए रहा है कि सऊदी अरब का जो प्रशासन है वो थोड़ा एग्रेसिव है। उसे लगता है कि उत्पादन बढ़ाकर बाजार में मांग का फायदा उठाकर उठाकर थोड़ा सा बेहतर बाजार हासिल किया जा सकता है। पिछले महीने सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत भी बढ़ाई, जो वो लोगों को जो दुनिया के देशों को सप्लाई करता है। यूनाइटेड अरब अमीरात की दुविधा यह है कि उनका, जिसका जिक्र हमने कल किया था, कि जो उन्होंने कहा कि हमारा बेंचमार्क प्राइस नीचे है, उनका क्रूड मुर्बन क्रूड है। वो मुर्बन क्रूड अभी एक्सचेंज पर केवल $72-73 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट 75 के आसपास है। अमीरात की चुनौती यह है कि अगर वो इस बढ़ोतरी को, उत्पादन में बढ़ोतरी के फैसले से सहमति देता है, यानी बाजार में तेल की सप्लाई गिरती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान अमीरात को होगा, क्योंकि उनके कच्चे तेल की कीमत फिलहाल पूरे ओपेक देशों में या खासतौर से खाड़ी के देशों में कम है। तो उनकी अर्थव्यवस्था पर जो मंदी का दबाव है, वो दबाव अमीरात को इस महत्वपूर्ण कार्टेल की एकजुटता को तोड़ने पर विवश कर रहा है। सऊदी अरब थोड़ा एग्रेसिव है। सऊदी अरब को लगता है कि उसके पास बड़ा ग्राहक बाजार है और इस समय अगर बाजार में डिमांड है तो सप्लाई बढ़ाकर हमें वॉल्यूम जनरेट करना चाहिए। दो तरीके से बाजार काम करता है, या तो आप ज्यादा माल बेचें या ज्यादा कीमत बढ़ाएं। यूनाइटेड अरब अमीरात प्राइसिंग के साइड से देख रहा है, सऊदी अरब इस बाजार को वॉल्यूम के आधार पर देख रहा है। उसको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ने वाला है। अब इसमें एक तीसरा और दिलचस्प प्लेयर है जिसका जिक्र हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो है रशिया।
रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है ओपेक प्लस कंट्रीज में। और रूस की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि रूस भी ये चाहता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। उसकी वजह यह है कि रूस में गैसोलीन के प्राइस बढ़ने लगे हैं, यानी महंगाई सब जगह आ रही, भारत में भी है, रूस में गैसोलीन के प्राइस बढ़ने लगे हैं। रूस में पार्लियामेंट्री इलेक्शन सितंबर में होने हैं। वहां अगर गैसोलीन के प्राइस, जिसको हम पेट्रोल अपने यहाँ कहते हैं, अगर उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो उसका असर वहां की जो सरकार है उसकी लोकप्रियता पर पड़ेगा। तो रूस को लगता है कि वो अगर उत्पादन अपना बढ़ाएगा, वो अगस्त में ही उत्पादन बढ़ाने को तैयार है, तो उसे कम से कम अपने बाजार में कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। रूस को उत्पादन बढ़ाने के लिए, रूस की रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मतलब उसे कई 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 हफ्तों की जरूरत पड़ती है, तब वो अपने उत्पादन बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो रूस ने पूरी कोशिश की थी ओपेक प्लस की इस बैठक में सिद्धांत की वो एक सहमति बनवा दे सऊदी अरब और अमीरात के बीच में, और उत्पादन बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनकी घरेलू राजनीति में जो महंगाई का खतरा है उसे रोका जा सके। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। बाकी जो देश हैं वो अभी इस उम्मीद में है कि अगले 10 दिन के भीतर ओपेक देशों की एक बैठक और होगी जिसमें शायद इसमें कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से इस मामले में कोई सीधी बात या हस्तक्षेप की बात नहीं कही गई है, लेकिन अमेरिकन अर्थव्यवस्था को तेल की बढ़ती कीमतों से थोड़ा लाभ हो रहा है क्योंकि वो मंदी में है। और चूंकि अमेरिका अपने यहाँ तेल की कीमतें कम रख सकता है और बाजार में बाहर ऊंची कीमतों पर बेच सकता है, यह बात संभावना जाहिर की जा रही है। तो इसलिए बाइडेन ट्रंप की तरह सीधे इसमें दखल नहीं देना चाहते। लेकिन अभी अंशुमान एक जी, सवाल और बाइडेन, इसके साथ। आई एम सॉरी अंशुमान जी, सॉरी टोक हाँ रहा हूं आपको, लेकिन बाइडेन ने कल सऊदी प्रिंस के साथ मुलाकात की है। उनकी उनकी मुलाकात की हाँ बड़ी चर्चा खबरें हैं, तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फेस्टेशन की तरह देखा जाना चाहिए किसको, कि नहीं क्या? मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था, और फोन करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से ट्वीट जारी करके कहा था कि मैंने बात की है दोनों देशों से। मुलाकात तो हुई है। मुलाकात में के बाद ओपेक देशों में दोबारा मीटिंग की या सहमति के फिलहाल कोई संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका सीधा दखल करेगा, बाइडेन सीधा दखल करेंगे, हमें आने वाले समय में देखना होगा कि वो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि ऑयल मार्केट में प्राइस बढ़ने का लाभ बहुत सारे लोग उठाना चाहते हैं और उसके साथ वो सप्लाई भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक और बड़ा दबाव होता है कि एक सीमा से अधिक अगर आप कीमत बढ़ने देते हैं तो फिर डिमांड टूटती है, खत्म होती है, और उसका नुकसान प्रोड्यूसर्स देशों को उठाना पड़ता है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी शायद। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा लगातार और शुरू हो रही है। जैसे अमेरिका में ऑयल फ्यूचर जो है 6 साल के सर्वोच्च लेवल पर है, $70 पर बैरल पर है जो अमेरिका के लिए, चूंकि अमेरिका के पास अपना भी तेल उत्पादन है, वो अमेरिकन तेल अर्थव्यवस्था के लिए उतनी चिंताजनक खबर नहीं है जितनी खबर भारत या बाकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए है जो कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। एक और महत्वपूर्ण चीज इसके साथ निकलती, फिर हम अगले खबर पर चलते हैं, कि इसके साथ ओपेक में एक बड़ी दरार आ गई है। बहुत सारे लोग दुनिया में मानते हैं कि ओपेक एक संगठन के तौर पर अब लंबे समय तक सरवाइव शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ देश ओपेक को छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। कुछ देशों को इस पर जो सऊदी दबदबा है उस दबदबे से दिक्कत होती है। तो अब यहां से ये लड़ाई पिछले साल भी हुई थी, पर उसे ढककर शांत कर दिया गया था और समझौता हो गया था। अगर ये दरार ज्यादा बढ़ती है अमीरात वर्सेस सऊदी की, तो ये क्या ओपेक को विघटन की तरफ ले जाएगी? क्या ये कार्टेल, जो सबसे मजबूत कार्टेल है जिसमें खासी सहमति है, वो बिखरेगी? अब दुनिया के देश अपने अपने टैप खोलना खुद शुरू करेंगे, क्योंकि एक अनोखी व्यवस्था है ओपेक की। दुनिया के सारे देश उत्पादन करते हैं, पर कीमतें बढ़ाने का फैसला अपने आप मिलकर करते हैं। तो क्या हम उस तरफ धीमे धीमे बढ़ेंगे? क्योंकि अब बाजार में काफी बड़े प्लेयर आ चुके हैं। पहले केवल मिडिल ईस्ट के पास तेल का मार्केट था, अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है, रशिया एक बड़ा प्लेयर है, वेनेजुएला एक बड़ा प्लेयर है। क्या ये देश चाहेंगे कि अब इनको बाजार के हवाले कर दिया जाए और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार में, अपनी अपनी मांग के हिसाब से, अपने अपने ग्राहकों के हिसाब से वो कीमतों को तय करें और अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसे देखें? क्या हम इसकी तरफ बढ़ेंगे? कहना मुश्किल है। लेकिन इस ओपेक की बैठक से, इस झगड़े का जो भी नतीजा निकलेगा, वो दुनिया में तेल प्राइसेस और तेल की पॉलिटिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण बदलाव लेके आएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। अगली खबर पे चलते हैं। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके कर्ज के आंकड़े सामने आ गए। 3.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उनके सिर पे आ चुका है, जो 27% का इंक्रीज है पिछले साल के कर्ज के मुकाबले। और जो राजस्व है उसमें 4% डिप हुआ है उनका राजस्व। अब इसके बाद हाँ NTPC और ONGC की वजह से भी बड़ी कर्ज वाली कंपनी बन जाती है,
NHAI, ठीक है, हाँ। बात तो होती है कि भाई कोविड है, लॉकडाउन है, मूवमेंट उतना नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। ये कर्ज क्यों इतना इतना ज्यादा विराट हो गया? 27% का इंक्रीज है, और भविष्य क्या होगा? अंशुमान। अ, सिद्धांत हुआ क्या कि एनएचआई की वित्तीय सेहत या कर्ज को लेकर ये चर्चा पहली बार नहीं हुई है। पिछले 2 साल से लगातार सरकार के अंदर एनएचआई के अंदर और मिनिस्ट्री के अंदर अंदर जो कि सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या राजमार्ग परिवहन मंत्रालय है, उसके भीतर लगातार इस बात का तनाव और उलझन देखी जा सकती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रोड डेवलपमेंट में नहीं आया और एनएचआई को बड़े पैमाने पर जो छूटे हुए प्रोजेक्ट थे, फंसे हुए प्रोजेक्ट थे, उन्हें बनाने के लिए आगे आना पड़ा। एनएचआई के पास काफी सारे प्रोजेक्ट आ गए। रोड बनाने में बड़े पैमाने पर खर्च होता है क्योंकि आपको लैंड एक्वायर करनी होती है, उसके पैसे देने होते हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि जो अभी का आंकड़ा है, इससे पहले पिछले साल ये आंकड़ा हमारे सामने आ गया था कि एनएचआई कार्ड की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, यानी कर्ज पर ब्याज चुकाने की जो कॉस्ट है, वो लगभग 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना बढ़कर 2022-23 में हो जाएगी, जो कि करीब 14,443 करोड़ रुपए होगी। ये पिछले साल कुछ अखबारों में खबर छपी थी, जिसकी सूचना एक आरटीआई के जरिए हासिल की गई थी। अब जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, उस आंकड़े में उस डेट की क्राइसिस को, जो डेट की क्राइसिस एनएचआई में आई इस वजह से क्योंकि प्राइवेट डेवलपर्स को मार्केट में डिमांड नहीं दिखाई दी। उन्होंने रोड प्रोजेक्ट से अपने आप को बेल आउट कराना शुरू किया। लंबी कहानी है कि कैसे नई सरकार आई तो उसने रोड प्रोजेक्ट में फंसे हुए लोगों को बाहर जाने की छूट दी, और वो जो फंसे हुए रोड प्रोजेक्ट थे वो सब एनएचआई के जिम्मे आ गए। अब एनएचआई को उसके लिए कर्ज के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बजट से जो आप इतने बड़े बड़े भारतमाला और बड़ी बड़ी योजनाओं की 5 लाख 7 लाख करोड़ की योजनाओं की घोषणा देखते हैं, उनकी सच्चाई एनएचआई के बैलेंस शीट में दिखाई देती है। वो कोई भी चीजें बजट से सीधे फिनांस नहीं होती, वो पैसा बैंकों के कर्ज का है जो एनएचआई लेती है और उसके बाद इसका निर्माण करती है। यहां तक तो ठीक था। हुआ ये कि पिछले 1 साल में मंदी के कारण, पिछले 1.5 साल में मंदी के कारण एनएचआई के रेवेन्यू में बहुत तेज गिरावट आई। एनएचआई का रेवेन्यू क्या है? एनएचआई का रेवेन्यू है टोल, जो वो पूरे देश में फैली हुई विभिन्न सड़कों से वसूलता है। अब एनएचआई के रेवेन्यू में, सिद्धांत मेरे पास नंबर आ रहा है, उसमें लगभग मेरे जो आंकड़ा है उस हिसाब से 4% की गिरावट आई है एनएचआई के रेवेन्यू में। इकरा की रिपोर्ट है। तो कमाई घट रही है एनएचआई क्योंकि सड़कों का इस्तेमाल कम हुआ। दूसरी एक और बड़ी चीज यह है कि भारत में बहुत सारे बड़े हाईवेज की जो यूज है की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है बहुत कम है। आप किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे पे निकल कर देखें तो आपको बहुत कम वाहन उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे अभी भी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में उतनी स्पीड नहीं आई कि इन हाईवे और एक्सप्रेसवे का यूटिलाइजेशन बढ़ाकर उसमें रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। एनएचआई दोहरे दबाव में है। सरकार अपने को विकास करता हुआ दिखाने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए, राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए, अपने को डेवलपमेंट ओरिएंटेड दिखाने के लिए एनएचआई की तरफ प्रोजेक्ट ढकेल देती है, उनके सर पे प्रोजेक्ट डाल देती। एनएचआई उनको लेकर बैंकों के पास पहुंचती है और बैंकों से कर्ज लेकर वो प्रोजेक्ट और सड़कें बनाना शुरू करती है। उसमें लैंड एक्विजिशन की काफी कॉस्ट होती है। एनएचआई का रेवेन्यू उससे मैच नहीं करता, और इसलिए ये चर्चा पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, बल्कि मुझे लगता है 2019 से इस बात पर चर्चा सरकार के अंदर खाने हलकों में शुरू हो गई थी कि एनएचआई का होगा क्या, एनएचआई किसी डेट ट्रैप में तो नहीं फंसने जा रही, क्योंकि इतना बड़ा डेट और ऐसी एसेट्स के ऊपर जिन पर रिटर्न बहुत लंबे समय में आना है। सड़कों पर इतनी जल्दी रिटर्न नहीं आता वापस, वो तो 15 साल 20 साल 25 साल तक जब आप टोल वसूलते रहे तब आप वो लागत निकाल कर ले आते हैं। तो एक चीज पिछले साल कई सारे विशेषज्ञों ने कही थी कि जो गलती, जिस चीज से प्राइवेट ऑपरेटर बचकर निकल गए, वो जिम्मेदारी एनएचआई ने अपने सर पर ले ली। यानी प्राइवेट सेक्टर को जिन डेवलपमेंट का रिस्क लेना चाहिए था, अपनी इक्विटी से पैसा लगाना चाहिए था और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में लंबे समय तक बना रहना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया और सरकार ने एनएचआई को उसमें पहुंचा दिया और अब सारी जिम्मेदारी और कर्ज एनएचआई के सर पर है। ये एनएचआई के डेट की वास्तविक असलियत है। इस मामले में सरकार की तरफ से बहुत साफ साफ बातें आमतौर पर नहीं कही गई हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में संसद में कोई इस पर सवाल पूछे या अलग से कोई सवाल पूछे जाए तो सरकार हमें एनएचआई के बारे में वास्तविक स्थिति बताएगी। पर नंबर डेट का जो सिद्धांत आपने बताया और जो बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में छपा हुआ है, वो 3.17 लाख करोड़ रुपए का काफी बड़ा नंबर है, काफी स्केरी नंबर है जो भारत की केवल एक रोड डेवलपमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी पर इतना कर्ज है। और अब तीसरी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो रहा है।
अब जब हम इसे शूट कर रहे हैं तो खबर ये भी आ चुकी है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रिजाइन कर चुके हैं। और आपसे बात करते करते ये फ्लैश हुआ सामने ही, मैंने देखा तो हर्षवर्धन रिजाइन कर चुके हैं, संतोष गंगवार, बहुत सारे मंत्री, निशंक भी चले जा चुके हैं, तो बहुत सारे मंत्री रिजाइन कर चुके हैं। नए नए विभाग बनाए जा रहे हैं। कल एक में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और कई सारे विभागों को रिशफल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज में एक विभाग हुआ करता था, वो विभाग था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। उसको वहां से उठाया गया, लगा दिया गया वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो उसका जो पेरेंट मंत्रालय था उसका नाम बदलकर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अंशुमा जी, एक तो विभाग बनाया गया, एक सहकारिता मंत्रालय जैसा मंत्रालय बनाया गया, और यहाँ पे हम उस पुरानी डिबेट को उठाते हैं और तमाम चीजें हैं, सबके अपने पॉलिटिकल मतलब हैं। पता है कि चुनाव आने वाले हैं, देश के सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, उसके जरिए इसको देखा, उसकी तरह इसको देखा जा रहा है। सब कुछ के बीच में अंशुमान जी वो डिबेट है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने विभागों से और दूसरे मंत्रालयों से बार बार कहता है कि साहब अपना खर्च काटिए, 20% खर्च काटिए, तमाम फालतू के खर्चे रोक दीजिए, तमाम तरह की बातें होती हैं। उसमें भी आप एक्सपेंशन, रीशफलिंग और नए नए मंत्रालय लेकर आ जाते हैं। इसका एक तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा, उसके बाद हम गवर्नेंस पे बात करेंगे। अंशुमान जी। इकोनॉमिक फैक्टर स्पष्ट है, जैसा आपने कहा। हम लोगों ने पिछले एक साल में केंद्र सरकार की तरफ से कम 4 बड़े आदेश देखे जहां पर खर्च कम करने के लिए मंत्रालयों से कहा गया। उनसे कहा गया कि अपने सनड्राई एक्सपेंसेस कम करिए, अपने गैर जरूरी एक्सपेंसेस कम करिए, यात्राएं बंद कर दी गई और यहां तक कि कर्मचारियों के डीए तक रोके गए। कई जगह पर चुने हुए प्रतिनिधियों की तनख्वाहों में भी कमी की गई। अब एक तरफ आपको जब ये दिखता है कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है, और दूसरी तरफ जो आपको लगता है कि आप एक नया मंत्रालय देखने जा रहे हैं जिसमें राजनीतिक हानि लाभ के लिए किसी एक मंत्री को बिठाया जाएगा, तो आपका महसूस करना गलत नहीं है सिद्धांत कि हम पेट्रोल की कीमत इसलिए चुका रहे हैं कि एक नया मंत्रालय बनाया जा सके। यानी हम महंगा पेट्रोल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार एक नया मंत्रालय बनाकर वहां किसी को स्थापित करना चाहती। उस मंत्रालय की जो तार्किक प्रासंगिकता है उस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो मंत्रालय बने उन्होंने क्या किया नए मंत्रालयों ने, यह भी समझना हमारे लिए जरूरी है। ये कैबिनेट का रिशफल करना प्रधानमंत्री का प्रोगेटिव है, उसमें किसको मंत्री बनाया जाए यह पार्टी की अपनी राजनीतिक सोच है। लेकिन कैबिनेट के मंत्री परफॉर्म कैसे करते हैं, वो क्या हमें उनके कामकाज से कोई बेहतर चीजें हमारे सामने आती हैं। और एक सरकार जो पहले दिन से ये कह रही है कि हम गवर्नमेंट को छोटा करेंगे, वो हर बार बड़ी होती चौड़ी होती चली जाती है नए विभागों के साथ। ठीक है, अगर हमें जरूरत है उन विभागों को बनाने की, तैयार करने की, तो भी ऐसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में सरकारों के पास कर्मचारियों के लिए बेकार हुए लोगों के लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए कुछ नहीं है, उस समय एक नया विभाग बनाने का आर्थिक तर्क समझ में नहीं आता। लेकिन आर्थिक तर्क पर राजनीतिक तर्क नहीं चलते हैं, तो वो ये स्थिति यहां पर हमें दिखाई दे रही है। और हम अक्सर अपनी चर्चा में सिद्धांत कहते रहे पहले भी कि हम इतनी बड़ी सरकार अपने सर पर ढो रहे हैं और वो सरकार हमारे जीवन में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं लेके आती। आप मानिए कि अगर इतने सारे मंत्री बनाए जाते हैं, उनके इतने सारे विभाग बनाए जाते हैं, उनके पीछे इतना बड़ा पैराफिनेलिया खड़ा किया जाता है, तो उसका रिश्ता पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से है। क्योंकि अगर सरकार छोटी, उसके खर्च कम हो, तो हम 100 रुपए पर लीटर के पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों चुकाएंगे। पर सरकारें एक तरफ खर्च बढ़ाती हैं और दूसरी तरफ वो हमसे पैसा लेती है। तो ये बात तो इकोनॉमिक लॉजिक तो नए मंत्रालय क्रिएट करने के मामले में नहीं आता। अब हम गवर्नेंस पे आते हैं, तो फिर हम इस इकोनॉमिक लॉजिक को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, गवर्नेंस पे मैं वो एक नारा उठाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। वो काफी प्रचलित नारा था जो नरेंद्र मोदी ने खुद भी दिया था कि हमारी मतलब ध्येय ये था कि हमारी सरकार का साइज छोटा होगा लेकिन हम गवर्नेंस ज्यादा बड़े लेवल पे करें। लेकिन बीते कुछ समय में अंशुमान जी कुछ मंत्रालय सामने आए हैं जिनकी महत्ता पर आपको सवाल उठाना बनता है। जैसे जल शक्ति मंत्रालय है, जैसे नया आया सहकारिता मंत्रालय है, ऐसे कुछ और मंत्रालय हैं। सहकारिता आंदोलन को शायद एक और कनेक्ट देने की कोशिश में इन्होंने किया गया है, जो 1904 में ब्रिटिश कालीन भारत में शुरू हुआ था। सहकारिता मंत्रालय पता नहीं क्या करेगा जब सहकारी बैंकों की स्थिति इतनी खराब है और जो नॉन गवर्नमेंटल और नॉन पॉलिटिकल सहकारी इंटाइटीज हैं, जैसे अमूल ही ले लीजिए, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक सफल और असफल उदाहरण के तौर पर देख लीजिए।
तो ये सब मंत्रालय करेंगे क्या, कर क्या रहे हैं इतने समय से, जो मंत्रालय पिछले बीते समय में मिनिमम गवर्नमेंट के नाम पर आए? अंशुमान जी। देखिए, ये हमेशा जब भी मंत्रालय बनते हैं और सरकारें नए मंत्रालय बनाती हैं तो मुख्य रूप से उनका मकसद राजनीतिक होता, गवर्नेंस सुधारना नहीं होता। अब लोग अभी इस तर्क में कहेंगे कि नहीं, जब कांग्रेस ऐसा करती थी तो वो उस वाटर बॉटरी को छोड़ दें, वो गलत भी करते करते थे, लेकिन उन चीजों को, जिस नारे का आपने जिक्र किया कि हमारे पास मिनिमम गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस के दायरे में लाया जाना चाहिए था। एक मंत्रालय की बात का उदाहरण दीजिए, उससे समझ में आएगा। कितने जोर शोर से, कितने ढोल नगाड़ों के साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च की गई थी भारत में, जी। जो कि लेबर मंत्रालय का एक छोटा सा विभाग हुआ करता था। और 2-3 साल तक हमने स्किल का इतना शोर भारत में देखा, 3-4 साल 5 साल तक। उसके बाद वो मंत्रालय फिर एक अतिरिक्त प्रभार के तहत एक मंत्रालय के पास चला गया। और इस समय हम स्किल की ना तो बात सुनते हैं, ना उस मंत्रालय के बारे में कुछ जानते हैं। आमतौर पर बगैर गूगल की मदद के आप ये भी नहीं जान सकते कि उसका मंत्री कौन है। आपको ढूंढना पड़ेगा जाकर उसका। और जो मंत्रालय पिछले 3-4 साल तक, शुरुआती 3-4 सालों में चर्चा का केंद्र था, स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किए गए थे, स्किल सेंटर थे, मतलब अगर आप उस मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखें तो आपको एक्टिविटीज का लेवल तब से आधा दिखाई देगा। ये विशेष मंत्रालय अलग से बनाकर किया गया था। यह मंत्रालय आमतौर पर लेबर मंत्रालय का पार्ट था। श्रम मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास यही सारी चीजें। जब वो मंत्रालय बना था तब भी सवाल उठा था कि स्किल किसका काम है, शिक्षा का काम है या लेबर का काम है। आधा काम तो शिक्षा में स्किल का आता और आधा काम लेबर में आता। पर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसे दिखाने की कोशिश की गई, पर वो पूरा स्किल का मिशन कहीं ना कहीं जाकर फंस गया और उसके मंत्री भी विदा हुए। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय का आपने उदाहरण दिया। जल शक्ति मंत्रालय विभाग था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। हमें अगर सरकारों को लगा कि नहीं, हमको किसी एक और मंत्री को स्थापित करना है, तो उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट था पेयजल देना राज्यों और केंद्र की संयुक्त जिम्मेदारी, और वो एक विभाग के सहारे चल रही थी। पर सरकार ने क्या किया कि एक नया पूरा मंत्रालय खड़ा कर दिया, उसके पीछे पूरा पैराफिनेलिया कर दिया। काम वो वही कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट के तौर पर करते थे, स्कीम वो वही चला रहे हैं जो डिपार्टमेंट के तौर पर चलाते थे। हमें पीने के पानी उपलब्ध कराने में शहरों और गांवों में सरकारों की भूमिका कितनी है, आप जमीन पर जाकर देख सकते हैं। पेयजल परियोजनाओं की स्थिति क्या है किसी गांव और शहर में, व्यवहारिक रूप से उसे जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन एक मंत्रालय बनाया गया। अब ये तीसरे मंत्रालय की बात सुनिए जो आज आया है। यह सहकारिता विभाग है, जो कृषि मंत्रालय, जिसका नया नाम किसान कल्याण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उसके साथ एक सहकारिता का नया विभाग बना दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि क्या सहकारिता को नए विभाग की जरूरत है भारत में? इतने बड़े विभाग की नए केंद्रीय मंत्रालय की सहकारिता को जरूरत है? जिन कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अमूल, वो सारी इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव्स हैं, वो स्वतंत्र कंपनियों के तौर पर काम कर रही हैं, उनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, पूरा मार्केट उनके पास है, वो अपने तरह से निर्धारित करती। सहकारिता का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको कि आप कोऑपरेटिव बैंकिंग कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति यह है कि भारत में खेती के कर्ज में उनका हिस्सा घट के 15 से 16% रह गया है। सारा का सारा खेती का कर्ज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या सरकारी बैंकों के पास जा रहा है। हालत यह है कि हर साल हम कम से कम आधा दर्जन से के आसपास कोऑपरेटिव बैंकों को बंद होते डूबते देखते हैं। अभी आरबीआई ने उसमें जो फैसला किया, उस पर हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं कि उसमें नेता और विधायक अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पूरा जो सहकारिता मूवमेंट है वो कृषि मंत्रालय के तहत आसानी से चल सकता था, क्योंकि अगर आप डेयरी कोऑपरेटिव्स को छोड़ दें जो कि कारपोरेट हो चुके हैं, या उन डेयरी कोऑपरेटिव को रखें जो राज्यों के तहत चल रहे हैं। अब यहां ओवरलैपिंग है सहकारिता में। बहुत सारे डेयरी कोऑपरेटिव राज्यों के अंतर्गत हैं, राज्य सरकारें उन्हें अपने तरीके से चलाती, तो इनके पीछे कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं दिखता, इनके पीछे कोई गवर्नेंस का लॉजिक नहीं दिखता। और सवाल ये उठता है कि अगर ये लाया जा रहा है तो इसके अचीवेबल्स क्या है? 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से क्रिएट किया गया मंत्रालय देगा क्या हमको? डिलीवर क्या करेगा हमको? क्या सहकारिता मंत्रालय बन जाने से भारतीय खेती में सहकारिता का योगदान बढ़ जाएगा? क्या कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट हो जाएगी? अगर ये ठोस लक्ष्य नहीं होंगे तो यही होगा कि हम एक तरफ सरकार बड़ी करते जाएंगे और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से उस बड़ी सरकार का पैसा चुकाते जाएंगे। अब आप देखते हैं कि जो पूरा फेरबदल हो रहा है, उसके साथ क्या चेंज किस तरीके का नया चेंज हो रहा है। लेकिन नए मंत्रालयों के क्रिएशन से गवर्नेंस अच्छी नहीं हुई है कभी भी किसी भी सरकार के दौर में। हाँ, अब एक और जो तीसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया,
एक मंत्रालय का, एक विभाग का विलय किया गया वित्त मंत्रालय में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है। इसकी ये भी कई अवतारों में रहा है, कभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस होता है, कभी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर ये अलग विभाग हो जाता है, फिर उसके बाद ये वित्त मंत्रालय में समायोजित हो जाता है। पहले कभी ये प्लानिंग कमीशन के अंडर में था, अब इसे वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया। पर्पस क्लियर है, उद्देश्य साफ है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। तो जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उन्हें अलग अलग उन्हें एक अलग विभाग के तहत रखने के बजाय सीधे वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी में डाल दिया जाए और उनके विनिवेश पर फैसला किया जाए। तो ये शायद उस उद्देश्य से प्रेरित दिखता है कि सरकार बड़े पैमाने पर प्राइवेट पर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और उन्हें वित्त मंत्रालय के संरक्षण में लाया जाएगा। अब ये चीज समझना जरूरी है कि सरकार एक तरफ कंपनियां बंद कर रही है और नए विभाग बना रही है। प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज का डाइवेस्टमेंट करने के लिए बैंकों का डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है और सरकार दूसरी तरफ उसी पैसे से, उस डाइवेस्टमेंट पैसे से नए विभाग क्रिएट करती है, नए मंत्रालय क्रिएट करती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसे अचीव क्या होना है, ये समझना मुश्किल है। पर इन सवालों के जवाब कभी सिद्धांत मिलते नहीं है कि सरकारें कभी इन सवालों का जवाब देने के लिए संसद में या बाहर कभी सामने आती नहीं है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।